जय श्री राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। उम्मीद है शानदार आपका अध्ययन चल रहा होगा। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप बेहतरीन प्रयास कर रहे होंगे और उसी बीच अपने एक आपके ग्रामर का शानदार टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ा जा रहा है एडवर्ब क्लोज। और एडवर्ब क्लोज के अंदर हमने टाइम को पढ़ा, रीजन को पढ़ा, प्लेस को पढ़ा और कंडीशन को पढ़ लिया था। आज पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन, तुलना। और तुलना किस प्रकार से दो सेंटेंस के बीच की जाती है, कौन से तुलनात्मक कंजक्शन होते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो ये समानता की तुलना, अगर दोनों सेंटेंस में किसी एक बात की समानता को लेकर तुलना की जा रही है तो एज सो एज का प्रयोग करते हैं, और असमानता की तुलना की जा रही है तो वहाँ देन का प्रयोग करते हैं। इन तीनों ही कंजक्शन को आपको ढंग से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। एज सो एज में आज आपको करवा देता हूँ। देन और इनके बीच की जो तुलना है वो अपने कल कर लेंगे, यानी देन वाला कल पढ़ लेंगे। कुछ एज और सो एज के एग्जाम्पल भी कल देख लेंगे, पर बाकी आज इन दोनों को ढंग से पढ़ते हैं। सुनना वैसे तो अगर देखा जाए तो एज पॉजिटिव होता है, सो एज नेगेटिव होता है, ये दोनों में फ़र्क है। अब इनसे संबंधित कुछ बातें लिखी है मैंने, एज सो एज को पढ़ने वाले हैं तो इनसे संबंधित बातें हैं कि दोनों वाक्यों की क्रिया समान होने पर, दोनों वाक्यों की क्रिया समान होने पर एज या सो एज के बाद उस क्रिया को लिखा नहीं जाता। ये भी ध्यान रखना, दोनों वाक्यों की क्रिया समान होने पर एज सो एज के बाद उस क्रिया को लिखा नहीं जाता। दोनों वाक्यों की अगर क्रिया समान है ना, तो फिर अगर आपने सो एस या एज का प्रयोग कर दिया ना तो उस क्रिया को नहीं लिखते हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब को एज सो एज के बीच में रखकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। एडजेक्टिव और सो एडवर्ब को एज सो एज के बीच में रखकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, इनका प्रयोग करना है ना, तो इनके बीच में एडजेक्टिव आएगा, इन दोनों के बीच में अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनाएंगे। समझते हैं किस प्रकार से सेंटेंस मिलेगा। सेंटेंस को देखकर हम कैसे समझ पाएंगे कि ये एडवर्ब क्लोज के कंपैरिजन का सेंटेंस है। तो ध्यान देना, नाम पढ़ने में ही भले ही कैसा भी हो, हाँ लेंथी टॉपिक है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ 3 टॉपिक अपने साथ पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लोज, हम पढ़ रहे हैं ये सिंथेसिस, हम पढ़ रहे हैं क्लोज। तो तीनों टॉपिक जब एक साथ हो रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि टाइम भी लगेगा, वीडियो भी ज़्यादा बनेंगे, लेकिन हाँ उसमें भी हम जो कंजक्शन है उनके भी टुकड़े टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 साथ लेके। ऐसा नहीं हम किसी तरह की कोई भागा दौड़ नहीं कर रहे और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हमें समझना है, यहाँ हमें पढ़ना है, हमें यहाँ किसी चीज़ को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है। और मैं ये कतई नहीं चाहूँगा कि ऐसी कोई बात मैं छोड़ के फटाफट आगे बढ़ूँ और आपको केवल मात्र ये लगे कि हाँ ठीक है हमारा क्लोज हो गया, सिंथेसिस हो गया, कंजक्शन हो गया। ना, सारी बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। वो बात अलग है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन से कंजक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किन का ज़्यादा महत्व है, अगर उनकी बात करेंगे तो हम रिवीजन भी करेंगे। यहाँ ये क्लासें रखने के बाद रिवीजन की क्लासें भी चलेगी, तो उसमें केवल वही चीज़ें करवाई जाएगी जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी। वहाँ सारे कंजक्शन नहीं लेने वाला हूँ। वहाँ आपको ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। वहाँ एक एक कंजक्शन लेके नहीं, हम 3-3, 4-4, 5-5 कंजक्शन पहले वाले दिन बताऊंगा आपको कि कल इन कंजक्शन के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और
इनसे संबंधित आपको बताऊंगा, तो वहाँ वैसे तैयारी करेंगे। चलो, आपने कुछ 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं, इन्हीं बातों को अमल करते हुए इन एग्जाम्पल को बनाते हैं। पहले तो देखो हम पहचान कैसे करेंगे कि ये तुलनात्मक सेंटेंस दिए हैं। देखो, राम इज़ इंटेलिजेंट, राम होशियार है। श्याम है इक्वली के समान इंटेलिजेंट, राम के ही समान, कि राम श्याम के समान ही होशियार है, या श्याम राम के बराबर होशियार है। दो के बीच तुलना है, और दो के बीच जो तुलना है वो समानता की तुलना है। इंटेलिजेंसी को लेकर इनके बीच तुलना की जा रही है, तो समानता की तुलना के लिए या तो एज या सो एज का प्रयोग कर देते हैं। जब बात आती है सो एज की, तो नेगेटिव बात करें तो सो एज का प्रयोग कर लेना, पॉजिटिव बात हो तो एज का प्रयोग कर लेना। और वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भले ही एज का प्रयोग करके आए या सो एज का प्रयोग करके आए, बस थोड़ा सा अंतर है वो ध्यान में रख लेना कि आप जब इसका यूज़ करें तो इसका यूज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट में कर लें बस, और इसका नेगेटिव स्टेटमेंट में कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कर लेता है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर लेता है। वो सेंटेंस देखते ही आप पहचान जाओगे, पॉजिटिव है दोनों ही। अब यहाँ ध्यान रखना, राम से तुलना की जा रही है श्याम की, तो श्याम की राम से तुलना की जा रही है ना, तो श्याम पहले आएगा। तो अपने इसमें लिखेंगे श्याम इज, अब ये के समान हम दर्शाना चाह रहे हैं ना ये वाला, तो इस वाले के लिए तो अपने किसका प्रयोग कर रहे हैं, इसके लिए तो अपने एज का प्रयोग कर रहे हैं। श्याम इज एज, अब इंटेलिजेंट, श्याम इज एज इंटेलिजेंट एज, ये इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और हम लिख चुके हैं दोनों वाक्यों की क्रिया समान होने पर एज सो एज के बाद उस क्रिया को लिखा नहीं जाता। एडजेक्टिव या एडवर्ब को एज या सो एज के बीच में रखकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो बेटा ये देखो, यहाँ ये एज, और ये हमने एडजेक्टिव को बीच में रख दिया। श्याम इज एज इंटेलिजेंट एज राम, एज राम। अब देखो बेटा, इसमें क्रिया इज है, इसमें भी इज है, और दोनों की क्रिया जब समान होगी तो आपको इस क्रिया को नहीं रखना है। ये देखो, एज के बाद उस क्रिया को लिखा नहीं जाता, किस क्रिया को, दोनों वाक्यों की क्रिया समान होने पर। तो दोनों वाक्यों की क्रिया समान थी, इसमें भी इज था, इसमें भी इज था, हमें इसको अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो श्याम इज एट इंटेलिजेंट एज राम, श्याम उतना ही होशियार है जितना राम है। दोबारा ठंडे दिमाग से इस सेंटेंस को समझ लो। दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों में पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और समानता की तुलना की जा रही है, उनके बुद्धि की तुलना की जा रही है कि कौन कितना होशियार है। तो फिर समानता के लिए एज सो एज का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम एज का प्रयोग कर देंगे। अब पहले जिसकी तुलना जिससे की जा रही है, श्याम की तुलना राम से की जा रही है, तो पहले जिसकी तुलना की जा रही है उसको लिख दो, लिख दिया श्याम, हेल्पिंग वर्ब लिख दो इज, श्याम इज, फिर इसमें जो एडजेक्टिव उसको बीच में लिख दो, एज इंटेलिजेंट एज लिख दिया। अब केवल इसका सब्जेक्ट लिख दो, क्योंकि बेटा इन दोनों की वर्ब क्या है, समान है, और जब इन दोनों की वर्ब समान है तो वर्ब को आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। अगला देखो, अगला कह रहे हैं सीता इज मोर ब्यूटीफुल, गीता इज लेस ब्यूटीफुल। हालांकि समानता की तुलना की जा रही है, ब्यूटीफुल की बात की जा रही है कि सीता ज़्यादा ब्यूटीफुल है और गीता कम ब्यूटीफुल है, बात तो यही की जा रही है। तो सीता से गीता की तुलना सीता से की जा रही है, तो पहले गीता को ले आओ। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। गीता इज लेस, कम है ना, यानी इसके बराबर नहीं है,
तो नोट लगा देंगे। गीता इज नॉट, और नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, ये देखो कम है ना, नेगेटिव है इसमें, ये ज़्यादा सुंदर है, ये कम सुंदर है। इसमें ये बराबर की बात कर रहा था, यहाँ किसकी बात की जा रही थी? इक्वली के समान, बराबर। और बराबर की जब बात की जाए पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो उसमें फिर आप एज एस का, ये कम की बात कर रहा है तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, सो एज का कर देंगे। तो फिर लेस की जगह आपको नोट लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। लेस यानी कम होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गीता कम सुंदर है सीता से, और यानी गीता सीता जितनी सुंदर नहीं है, ये कहना है आपको। तो गीता इज नॉट, गीता नहीं है सो ब्यूटीफुल, उतनी सुंदर नहीं है, सो ब्यूटीफुल एज, जितनी की सीता है, एज सीता है, लिख दिया हमने। अब देखो बेटा, वर्ब तो दोनों में समान है, तो समान है तो हम लिखेंगे नहीं आगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एक बार इस सेंटेंस को दोबारा देख लो। देखो ये मोर अधिक बता रहा है, लेस कम बता रहा है। ये लेस नेगेटिव वर्ड होता है बेटा। ये स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव है। और जब स्टेटमेंट नेगेटिव हो ना तो आपको किसका प्रयोग कर देना है? सो एज का प्रयोग कर देना है। और सो एज का प्रयोग होगा कैसे? ठीक वैसे ही होगा जैसे एज एज का होता है। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, गीता की तुलना सीता से की जा रही थी, इसलिए गीता को पहले लिया, फिर वर्ब लिखी, उसके बाद लेस को चेंज कर दिया नोट में, क्योंकि सो एज किस में आएगा? नेगेटिव स्टेटमेंट में। तो सो का प्रयोग करना था मैं, इसलिए नोट कर दिया यहाँ। अब ये सेंटेंस बना, गीता नहीं है सो ब्यूटीफुल, उतनी सुंदर एज सीता, जितनी की सीता है। बात तो वही है। आप भले ऐसे कह दो इसको कि सीता गीता से ज़्यादा सुंदर है या गीता सीता से कम सुंदर है, बात वही हमने यहाँ कर दी। अब देखो सो एज के बीच में, इन दोनों के बीच में ये आ गया एडजेक्टिव। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दो तरीके के सेंटेंस मैंने बता दिए आपको एग्जाम में, और ये चार तरीके के सेंटेंस, ये चार जो मैंने लिखे हैं, ये चार सेंटेंस ढंग से देख लो। इनसे बाहर सो एज का कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा नहीं जाएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते ही आप पहचान जाओगे कि इनमें तुलना की जा रही है, एडवर्ब क्लोज में कंपैरिजन का ये सेंटेंस है, आप पहचान जाओगे। और ये पहचानते ही आपको ये याद रखना है कि इसमें सो एज एज और देन। तो सो एज समानता दर्शाता है और देन असमानता दर्शाएगा। राम रन्स वेरी फास्ट, राम बहुत तेज दौड़ता है। नो वन रन्स सो फास्ट, उतना तेज कोई नहीं दौड़ता। तो आप देखो सीधा इसमें तो सो का प्रयोग करके दिया है, तो नो वन रन्स इसको पहले लिख देंगे, नो वन रन्स सो फास्ट, सो फास्ट। सो के बाद किसका प्रयोग करना? एज राम, एज राम। देखो नो वन रन सो फास्ट एज राम, उतना तेज कोई नहीं दौड़ता जितना तेज राम दौड़ता है। अब बेटा इसमें तुलना किसके साथ की जा रही है? एक तो रन तो इसमें वर्ब है, और दौड़ने की बात की जा रही है। कोई नहीं दौड़ता उतना तेज जितना राम दौड़ता है, तो नो वन की तुलना किससे की जा रही है? राम। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो आपने सो एज का प्रयोग किया था या नोट लगा दिया, इसमें क्यों नहीं लगाया? बेटा ये नो वन खुद ही नेगेटिव है, कोई नहीं कह रहा है, ये खुद ही नेगेटिव वर्ड आ गया ना, इसलिए हमें इसमें नोट लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और जब ध्यान रखना यहाँ क्या दिया हो, सो दिया हो, तो आपको फिर सो एज का ही प्रयोग करना है। और ये आप सेंटेंस देखकर समझ जाएंगे। सेंटेंस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस सेंटेंस में किसका प्रयोग करना है। सो दे ही रखा है, तुलना की जा रही है, तो सो एज का ही कर दें और बेहतर रहेगा। अगला सेंटेंस देखो, ही इज वेरी ओल्ड, ही डज नॉट लुक सो ओल्ड, ही डज नॉट लुक सो ओल्ड। तो देखो वह बहुत ही वृद्ध है, ही डज नॉट लुक सो ओल्ड, वो उतना वृद्ध नजर नहीं आता।
सो दे ही रखा है इसमें, तो फिर ही डज नॉट लुक, ही डज नॉट लुक सो ओल्ड एज ही। इतना कर दूं, क्या सही हो जाएगा? नहीं होगा बेटा, ध्यान से पढ़ो। ही डज नॉट लुक सो ओल्ड, ये तो आ गया। ही डज नॉट लुक सो ओल्ड, हमने इसमें सो एज का प्रयोग करना है और ये स्टेटमेंट नेगेटिव रहा, देख लो। ये बात तो आपके समझ में आ गई। इसमें से हम सब्जेक्टिव उतार रहे थे, इसमें हमने सब्जेक्टिव उतार दिया। पर बेटा मैंने आपको ये कहा था कि जब इन दोनों की वर्ब समान होना तब तो आपको क्या नहीं करना, वर्ब नहीं लिखना, और जब समान ना होना तो वर्ब लिखनी पड़ेगी। अब इसमें इज है, इसमें डज है, समान नहीं है ना, तो अब आपको यहाँ इज और लिखना होगा। इस बात का ध्यान रखना। इनसे बाहर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो मुझे बोल देना कि सर एज एज सो एज का किया था, आपने कहा इतना ही पूछेंगे, उन्होंने ये पूछ लिया। इससे बाहर कोई एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे। ये 4 एग्जाम्पल हैं जो 4 तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं। चारों तरीकों के एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बता दिए। इनको आप बढ़िया तरीके से बार बार इनको आप हल करके देख लें। अगर ये चारों आ रहे हैं तो फिर आपको सब कुछ आ रहा है। एक बात और सुनो, अगर हम इस सेंटेंस में भी अगर वर्ब लगाना चाहें ना, तो नो वन रन सो फास्ट एज राम, और यहाँ लिखना चाहें तो इस वर्ब, इस जो मेन वर्ब है ना, इससे हेल्पिंग वर्ब निकाल के आप लिख सकते हैं। वर्ब के साथ एस लगा है ना, वर्ब के साथ एस लगा है ना, तो आप यहाँ डज लिख सकते हैं, राम डज, कोई गलत नहीं होगा। पर मैं ये कह रहा हूँ ये पंगा करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। नो वन रन सो फास्ट एज राम डज, या तो ऐसे लिखो या इतना ही लिख दो, नो वन रन सो फास्ट एज ए राम, जैसा आपको ठीक लगे। आपको भले एग्जाम में कैसा ही दिया हो, पासबुक के अंदर या अन्यतर कहीं भी, लेकिन ये 4 तरीके हैं करने के और सबसे बेस्ट तरीके हैं। इनसे बाहर ना तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तुलनात्मक की दृष्टि से। इन 2 की बात कर रहा हूँ, एज एज सो एज की। मैं यहाँ देन की बात नहीं कर रहा, देन की बात अपने फिर कल करेंगे। एक छोटा सा वीडियो फिर लेके आऊँगा मैं इसके ऊपर, जिसमें देन के एग्जाम्पल पढ़ेंगे और देन में, सो एज में और एज एज में क्या अंतर है वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। आज की बातें शायद आप लोगों को समझ आई होगी, और फिर भी अगर किसी तरह का कोई किसी बात को लेकर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट करिए, नहीं तो मैं बार बार कहता हूं कि आप बात करिए। हाँ, कुछ एक विद्यार्थियों की क्वेरी थी, कुछ एक क्वेश्चन थे जो कमेंट में मुझे मिले देखने को। देखिए बेटा, एक दो तो ये पूछा जा रहा था ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑनलाइन क्लास भी है अपनी, मैंने उन बच्चों को कहा भी था, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हो कि सर आप ये वीडियो डाल रहे हैं इसकी वजह हम ऑनलाइन क्लास लेने के इंटरेस्टेड हैं, तो आप फिर ऐसा करें, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए पहले मुझे ये तो पता चले ना कि इतने बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं फिर ऑनलाइन आऊँ। तो आप उसके लिए मुझे एक मैसेज डाल दें, और व्हाट्सएप मैसेज डाल देंगे ना, तो मेरे पास आप कितने ऑनलाइन क्लास अटेंड करने वाले हो वो टाइम मैं फिक्स करके आपको बता दूं कि अपनी ऑनलाइन क्लास इतने बजे रहेगी, और फिर ताकि उस टाइम आप क्लास देख सकें। तो आप मुझे एक काम करोगे, 9602999279 पर अपना नाम और मैसेज लिख के डाल दोगे कि सर मैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, एक काम और करना, आपका जो सूटेबल टाइम हो वो टाइम भी डाल देना, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि सबका अगर एक जैसा तालमेल टाइम का मिला तो मैं उस टाइम वो क्लास आपको ऑनलाइन उपलब्ध करवा दूं। दूसरा, अगर अन्य कोई क्वेरी होती है तो ऑनलाइन में होती है, उस समय तो कमेंट में पढ़ के उसका जवाब दे दिया जाता है। अगर कोई वर्ड मीनिंग को लेकर आप पूछना चाहते हैं तो वर्ड मीनिंग के लिए फिर आप कभी भी किसी भी टाइम आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूंगा।
मैं जब आपको यहाँ अगर किसी एक वर्ड को लेकर आपको उसका जवाब बताने जाऊं और आप पता नहीं कौन से सेंटेंस के साथ उसको जोड़ के पढ़ रहे हैं, तो जो भी वर्ड होगा वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अपना मीन देगा। एक वर्ड के कई सारे अर्थ, अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस बताएगा कि इस सेंटेंस में इसका क्या अर्थ लिया गया है। तो वो सेंटेंस को देखने के बाद अपने डिसाइड करेंगे। अगर मैं आपको एक आंसर लिख के कमेंट में डाल दूं कि इसका मतलब ये होता है, और आप कौन से सेंटेंस में उसका यूज़ कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग उसका अर्थ आ नहीं रहा, तो वो फिर वहाँ बैठेगा नहीं। फिर आप सोचोगे सर ने ये बताया। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आपको अगर ऐसी कोई बात पूछनी हो तो भी आप मुझे तुरंत कॉल कर लिया करें। कोई बात नहीं, अपने उस मैटर पे डिस्कस करेंगे। उस समय मेरे को आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक दिन छोड़ के मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जवाब कंफर्म मिलेगा और जो आपको आंसर मिलेगा वो बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, सही मिलेगा। आज हमने कंपैरिजन को पढ़ा। अब 2-4 क्लासें हो रही हैं बेटा। 2-4 क्लासों के बाद ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स ही नहीं, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे कंजक्शन भी आपके हो गए, क्लोज भी हो गया। तो आप देखिए, उतावलापन ना लेके आए। मेरे कहने का मतलब आपकी कंटिन्यूटी ना टूट जाए। आप ये समझ गए कि नहीं सर पढ़ाते ही जा रहे, पढ़ा कितने टाइम रहे, कितनी बड़ी क्लास आ रही है हमने, हमारी 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। 15 से 20 मिनट का टाइम मुझे नहीं लगता कि आपको निकालने में कोई परेशानी हो। आप भले ही कितने बिजी हो, आप भले ही कितना स्कूल का काम क्यों ना हो, 15 से 20 मिनट की आप क्लास ले सकते हैं। और 15 से 20 मिनट की क्लास अगर आप रेगुलर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप को कोई रोकने वाला नहीं है। फिर आप जिस अचीवमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको निश्चित तौर से मिलेगी। यही इसी आशीर्वाद के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय सिया राम।